हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स और पी ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। आपने अच्छे से देखा होगा और पढ़ा भी होगा। एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में मेन बातें हो गई थी। नोट्स आपको सारे ही प्रोवाइड करा दिए गए थे। आज हमें जनरल बातें पढ़नी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक के बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी में गया तो पी ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक में एक्सेप्शन था हीलियम, पी ब्लॉक में भी एक्सेप्शन था हीलियम। हीलियम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस ब्लॉक ग्रुप 2 में आना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसे नोबल गैसेस के साथ रख दिया गया है, क्योंकि हीलियम बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में आया और वो एक है तो ग्रुप 1 और 2 है तो ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को नाम दिया गया है एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करने पर बेसिस बनाते हैं। इनकी ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक है। एल्कली मींस वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऐसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को नाम दिया गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका भी नेचर ग्रुप 1 के एलिमेंट से मैच करता है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, यानी कि जमीन पे पाए जाते हैं। जबकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जनरली हमें रिवर वाटर या सी वाटर में मिलते हैं, NaCl वगैरह। उसके बाद बताया गया ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वैलेंस में एक या दो इलेक्ट्रॉन है और इनको रिलीज कर ये एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं। सोडियम ने एक छोड़ा स्टेबल, मैग्नीशियम ने दो छोड़ा स्टेबल। These elements are highly electropositive in nature. इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। Shows metallic property, करंट पास होगा, शाइन होगी, लस्टर होगा। उसके बाद बताया गया ये एलिमेंट्स नेचर में कभी प्योर नहीं मिलते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट्स फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली कंपाउंड्स इन एलिमेंट्स के आयनिक हैं। कुछ के एलिमेंट्स के कंपाउंड कोवेलेंट भी हैं। फजान रूल आएगा, बताऊंगा आपको आगे। उसके बाद सिखाया गया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं केवल दो ही इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पहुंचे बेटा पी पे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np126। p सबशेल p ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ग्रुप भी कितने हैं बेटा? 6। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। 18 का स्पेशल नाम नोबल गैसेस, 17 का स्पेशल नाम हेलोजेंस, 16 का स्पेशल नाम चैल्कोजेंस। अब ये नाम क्यों रखे गए? ग्रुप 18 का नाम नोबल गैस रखा गया क्योंकि ये रिएक्टिव कम है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर। ग्रुप 17 का नाम रखा गया हेलोजेंस बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। और ग्रुप 16 का नाम रखा गया चैल्कोजेंस बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग मिनरल ऑक्साइड्स। आपने पढ़ा था मिनरल ओर और गैंग। यहां तक का काम हो गया। एक बात और, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंडली रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद आपको सिखाया कि पी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि इसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स सभी के बारे में पढ़ना होगा। इसलिए पूरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। आज पढ़ते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने मींस बेटा बेसिक बातें, ठीक है। बाकी डिटेल में ये चैप्टर आपका क्लास 12th में है, तो डिटेल में हम वही करेंगे। फिलहाल बेसिक जानकारी। तो सबसे पहली जानकारी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो होता है n-1d 1 से लेके 10 तक, ns 0 से लेके 2 तक। अगर 3d है तो साथ में 4s रहेगा, 4d है तो 5s रहेगा, और अगर 5d है बेटा तो 6s रहेगा। इस हिसाब से सिस्टम चलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट यानी कि एटॉमिक स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। इनके पास हमेशा एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिनके पास अनपेयर्ड नहीं होता उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। जिनके पास अनपेयर्ड होता है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, यानी ग्राउंड स्टेट पे, या इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे। अब 3 एलिमेंट हैं इसमें, जिंक के नीचे कैडमियम के नीचे मरकरी, जिनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। नॉन
ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर नो ट्रांजिशन एलिमेंट। आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इनके पास वैलेंस शेल पूरा भरा होता है D10। जैसे जिंक की बात करूं 30 नंबर है बेटा, आर्गन 3D10 4s2। इन शॉर्ट इनके पास वैलेंस शेल जो है, जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स आ रहे हैं D10 और s पूरा भरा हुआ है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन दी एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही देखिए कॉपर है बेटा, कॉपर का नंबर है 18, आर्गन 3D10 4s1। कॉपर पानी के अंदर +2 की स्टेट दिखाता है, पढ़ा होगा आपने, क्यूप्रिक। 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक यहां से और एक डी में से, तो बना होगा 3D9। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बिकॉज दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास डी में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल अगर है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। यहां पर एक भी अनपेयर्ड नहीं है। और जिंक जो स्टेट दिखाता है वो +2 की है, इसलिए उसे आर्गन 3D10 कहा जाता है। दोबारा से इस बात को समझ लीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 में भी बोर्ड में आ चुका है बेटा। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड है, नॉर्मली यानी एटॉमिक फॉर्म में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। तो भैया जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास अनपेयर्ड है ही नहीं, और जब अनपेयर्ड है ही नहीं तो इन्हें कभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगले पॉइंट पे आते हैं। डी ब्लॉक के सारे ही एलिमेंट्स मेटल्स है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल्स या मेटेलिक इन नेचर। ये सारे के सारे मेटेलिक हैं, यानी इनके अंदर कोई नॉन मेटल नहीं है। एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, एफ ब्लॉक मेटल। पी ब्लॉक इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अगला पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती हैं, इसलिए इनमें पढ़ना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा कि भाई सोडियम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, लेकिन Fe जो है वो 2 भी छोड़ता है, 3 भी, Fe2+, Fe3+। तो इस तरह से ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए प्लस की स्टेट दिखाई दे रही होंगी बेटा। ये इंडिकेट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ पा रहे हैं। मैग्नीज में देखिए Mn में +7 तक की स्टेट है, क्रोमियम में देखिए +6 तक की स्टेट है, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तीसरा पॉइंट, दे शो कलर। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स और आयंस कलर दिखाते हैं। कलर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोर्ड में सवाल आया क्लास 12 में, जिंक, कैडमियम, मरकरी के कंपाउंड व्हाइट हैं। याद रखिए केमिस्ट्री में व्हाइट को कलर नहीं मानते, कलर होना चाहिए रेनबो वाले 7 कलर और उनका कॉम्बिनेशन, व्हाइट नहीं। व्हाइट को कई बार कलरलेस भी माना जाता है केमिस्ट्री में। ऐसे बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक के कंपाउंड्स व्हाइट हैं जबकि बाकी सबके कलर है, या जिंक फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, मतलब कि भैया व्हाइट के अलावा कलर नहीं दिखा रहे। वजह, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी आप रंग दिखाएंगे, वरना आप रंग नहीं दिखाएंगे। कलर डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी को छोड़ते हैं, और एनर्जी जो छोड़ी जाती है बेटा, अगर वो आपकी आंखों के विजिबल रीजन में आई तो आपको कलर दिखाई देगा, वरना आपको कलर दिखाई नहीं देगा। यानी कि बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चलती हैं। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा, लेकिन पूरी बात समझाने के लिए। ये लोग कैटलिस्ट है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब कैटलिस्ट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसका भी कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। जैसे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्रोमियम का बहुत ज्यादा है। इसका भी कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है मेटल का, तो जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं जनरली, कुछ एक्सेप्शंस भी रहती हैं। कुल मिला के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको खास बातें बता दी गई। क्या इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? क्योंकि इनके पास एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, या तो नॉर्मली या फिर एक्साइटेशन के बाद। दूसरा, आपको बताया गया कि भाई आप जो है इलेक्ट्रॉन छोड़कर स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए आप वेरियस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि भाई ये लोग कैटलिस्ट भी है। उसके बाद बताया गया कि ये लोग वेरिएबल स्टेट दिखाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप लिखेंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी को इनसे अलग रखा गया है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेटा अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम बहुत थोड़ी सी ही बातें करेंगे बेटा, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ही हो रही हैं, ज्यादा डीप जाना नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर जो होगा वो सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ट्रांजिशन तो दे दिया डी ब्लॉक को, इन्हें नाम दे दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं बेटा। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दिया हो, पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इनका n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2। तो आपको दिख रहा होगा कि d तो पूरा फिल करा नहीं, d तो पूरा फिल करा नहीं और f पहले भर दिया। अगर ये 7s है तो ये होगा 6d और ये होगा 5f, और अगर ये 6s है तो ये होगा 5d और ये होगा 4f। दोबारा से लिखता हूं बेटा, 6 वाला पहले लिखते हैं। ये 6s है तो ये 5d और ये हो जाएगा 4f। अगर ये 7s है तो ये हो जाएगा 6d और ये हो जाएगा 5f। तो भैया 4f में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन्हें कहा जाएगा लेंथेनॉइड्स। क्या कहा जाएगा बेटा? लेंथेनॉइड्स। और अगर 5f में जाएगा तो इन्हें कहा जाएगा बेटा एक्टिनॉइड्स। डिटेल में इसके बारे में क्लास 12 में मिलेगा। अब हो क्या रहा है, डी वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन, डी वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको तो पूरा भरा नहीं, इससे पहले इससे अंदर वाला फिल करने लगे। मींस डी से अंदर वाला, यानी कि कौन, 5 से अंदर वाला 4f भरने लगे, तो डी वाले है ट्रांजिशन। तो इससे पहले वाले क्या होंगे बेटा? इनर ट्रांजिशन। एनसीईआरटी में लिखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज एफ सबशेल इज फिल्ड बिफोर डी सबशेल। यानी कि डी से पहले आप एफ को भर रहे हैं तो ट्रांजिशन से अंदर वाला इनर ट्रांजिशन कहलाएगा। रीजन वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में इनको जो जगह दी गई है वो सबसे नीचे दी गई है। वैसे ये एलिमेंट्स ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बाकी से मैच नहीं करती, इसलिए इनको अलग रख दिया। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। टोटल हम 15-15 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन होते 14 है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, एक्टिनियम के बाद के, सबकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करती है, इसलिए इनका जनरल सिंबल बन जाता है Ln। Ln रिप्रेजेंट करता है लेंथेनॉइड को और An रिप्रेजेंट करता है एक्टिनॉइड्स को। ये एलिमेंट्स नेचर में काफी कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको मिक्सचर के फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है और इनके मिक्सचर का नाम है मिश मेटल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। इनको प्योरीफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत होती है, क्योंकि इनके साइज कंपेरेबल है। तो ऐसे में इसे प्योरीफाइड फॉर्म में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप, बहुत रेयर है यूज कर पाना। लेंथेनॉइड्स की बात चल रही है, इसलिए इन्हें मिश मेटल यानी कि मेटल्स के मिक्सचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिनॉइड्स जो हैं वो काफी सारे रेडियो एक्टिव हैं। मींस एक आधे को छोड़कर लगभग सारे ही हमारे जो एक्टिनॉइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम भी है रेडियो एक्टिव, मींस जिसके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा जैसी हार्मफुल रेज निकलती हैं। क्या आप लोगों ने ये सुना है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिका ने जापान के ऊपर 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे? वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे और उससे बहुत सारे लोग मर गए थे क्योंकि उसमें हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड्स। तो इनका इस्तेमाल स्पेशल पर्पस में किया जाता है, जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। तो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो बहुत कम मिलेगा, फिर भी मैंने आपको काफी ज्यादा बताया और नोट्स आप लिखेंगे। दोबारा से, अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन F में गया तो आप कहलाएंगे F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए उसको करवाना आसान नहीं होता। तो आपको 11th-12th में कराया भी नहीं जाएगा, बस जनरल करा के छोड़ देंगे। कुछ ही केस डिस्कस करेंगे, सारे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी से भी अंदर वाला आपने एफ सबशेल को फिल किया है। डी के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड थे, इसलिए वो ट्रांजिशन थे, ये भी ट्रांजिशन हुए। डी वाले भी कलर दिखाते हैं, ये भी कलर दिखाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, अभी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन। और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। जिसको भी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत पड़ गई
वो क्लास 12th में, नीट में, आईआईटी के मेंस में, पहले पेपर में कहीं पे भी मार्क नहीं खाएगा, इवन एनडीए में भी क्वालिफाई कर जाएगा। नीट का 2019 का पेपर उठा के देखिए, आपको लगभग 95% काम एनसीईआरटी में से मिलेगा। मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं यूट्यूब पे, देखिए आप, उसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट हैं। बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता नहीं है, उसे एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़, फिर जहां से पढ़ना है वहां पढ़ो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आई? लेंथेनॉइड्स का यूज क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है दे आर यूज्ड एज मिश मेटल, जिसका इस्तेमाल मिक्सचर के फॉर्म में ही किया जाता है। और मिश मेटल को हम करते हैं बुलेट की शेल्स बनाने में इस्तेमाल। गोली चल रही है, शेल नीचे गिर रही है, वहां बनाने में बेटा। फ्लिंट बनते हैं, छर्रे बनते हैं इससे, और भी इसके कोई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्योरीफाइड में कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट्स छोटे साइज, कंपेरेबल साइज होने की वजह से मिक्सचर की फॉर्म में ही मिलते हैं, इनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव है, उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। यूरेनियम भी एक्टिनॉइड्स में ही आता है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने में और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एसपीडीएफ के खत्म। एनसीईआरटी के मुकाबले 2 पॉइंट आपको फालतू लिखवा रखे होंगे। अब हमें डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। पहली एटॉमिक रेडियस, आप इसको देखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। तो बेटा अब पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस, उसके बाद पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक चलेंगे। इन सारे टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस। मैं बोलता रहूंगा, आप लिखेंगे भी। एटॉमिक रेडियस बेटा एटम के रेडियस की बात है, एटम के साइज की बात है, नाम से क्लियर है। अब निकालते कैसे हैं? न्यूक्लियस के भी सेंटर से लेकर, न्यूक्लियस के भी सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल, जहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां तक के साइज को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं, ये बीच में बेटा न्यूक्लियस है, इसको चलो डार्क ही कर देते हैं। तो बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक जो होता है बेटा, उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। The distance from the center of the nucleus to the valence shell is known as atomic radius। उसके बाद आएगी बेटा बात जनरल ट्रेंड्स की। जनरल हम इसलिए लगा देते हैं बेटा क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आएंगी, यहां पर भी आएंगी। क्या आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम के पास 2 शेल्स हैं 2,1, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, पोटेशियम के पास बेटा 4 और रुबिडियम के पास 5। उसी प्रकार से नीचे जाएंगी 6 और फिर 7। तो मैं साफ देख रहा हूं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर मैं नीचे जाऊंगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अगर एटम फैलता जा रहा है, उसका साइज बड़ा हो रहा है, तो मींस न्यूक्लियर का अट्रैक्शन कम हो रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है, सही है ना बेटा? इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस टोटल चार्ज जो होना चाहिए। इसका सिंबल होता है Z इफेक्टिव। Z यहां रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है बेटा? प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो बात समझनी है, अगर कोई पास आ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर कोई दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन घट रहा है। क्लास में जितना आप आगे बैठे हैं, हम सोचते हैं कि टीचर का ध्यान हम पे उतना ज्यादा है, तो एक ऐसी बात है, बस वो खड़ा है, वो देख रहा है कॉपी में क्या कर रहे हो, लेकिन पीछे वाले पर भी उसका ध्यान होता है, लेकिन कंपैरेटिवली उसका पूरा ध्यान आगे वाले पर है। एग्जाम में देखिए, मान लीजिए एग्जाम चल रहा है, आप पूरी लाइन बैठी हुई है, 10 बच्चों की लाइन बैठी है, तो अगर हम आगे ही खड़े हो गए तो पूरा ध्यान सिर्फ आगे वाले पर है, पीछे वाले कॉपी में क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल पाता। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है। मींस आप दूर जाते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस आप पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा,
एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में हैं फिलहाल, तो पेरेंट्स आप पर पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकले, थोड़ा दूर हुए, तो वो उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, यानी अट्रैक्शन कम हो रहा है। आप बाहर दिल्ली में कॉलेज में पढ़ने चले गए तो अट्रैक्शन और कम, क्यों? क्योंकि वो अब आपके साथ हमेशा नहीं है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, जहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन है, कई बार बच्चे आउटर मोस्ट शेल बोल के छोड़ देते हैं, तो वो गलत है। आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल ही मानना होगा। दोबारा से, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ऊपर से नीचे आओगे भैया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स ऐड होती है। अगर साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन कम ही हो रहा है, तभी तो दूर जा रहे हो। और अगर पास आ रहे होते तो अट्रैक्शन ज्यादा, खुल खुल के बैठ रहे हो अट्रैक्शन कम, पास पास बैठ रहे हो अट्रैक्शन ज्यादा। टीचर कुछ दिखा रहा है क्लास में, लैब में कि भाई देखो टेबल पे रखा है, तो सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है ना बेटा? टीचर ने कहा काम खत्म, तो सब दूर चले गए। मींस पास आना अट्रैक्शन, तो साइज बड़ा हुआ ऊपर से नीचे आने पर। जनरल इसलिए कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आएंगे, ध्यान रखना है। जनरल ट्रेंड्स मींस ऐसा अक्सर होगा, अक्सर मींस हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही पाया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया मूविंग डाउन द ग्रुप, दूसरा ऑन मूविंग along the period, on moving along the period atomic size slightly decreases, atomic size slightly decreases, atomic size जो होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और कम होने का कारण है, कम होने का कारण है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बिकॉज Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड सो ऑन। तो इसके पास भी बेटा 2 शेल्स है, इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2 एंड सो ऑन। तो भैया नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो नहीं रहे, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। इसी वजह से साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता हुआ पाया गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। जैसे साइज अगर मैं लेके चलूं कि मान लीजिए लेट, हमने एज्यूम कर लिया कि लिथियम का साइज 3 है, तो इसका साइज हो जाएगा 2.95, इसका साइज 2.90, इसका साइज 2.85, इसका 2.8, यानी साइज में डिक्रीमेंट कम होता है। जबकि नीचे आते हैं तो साइज में इंक्रीमेंट होता है ऐसे 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, यानी यहां इंक्रीमेंट होता है ज्यादा, क्योंकि हर बार एक नई शेल क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, तो प्रोटॉन भी खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे हैं। रिजल्टेंट जो आया वो आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट वाले में प्रोटॉन जीत गया, यानी अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम ज्यादा रहा, इसलिए साइज इंक्रीज हो गया। दोबारा से, न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहे हैं। न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहे हैं। तो जहां पर प्रोटॉन खींच पाया वहां साइज छोटा हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन जीत गए वहां साइज बड़ा हो गया। भाई अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे, तो साइज इंक्रीज हो गया। अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और अट्रैक्ट हो गया, तो साइज डिक्रीज हो गया। इसी बात पे पूरा ध्यान दीजिए। और आज से अब आपकी क्लासेस दिन में अपलोड की जाएंगी, 12 बजे टाइम मान लीजिए बेटा, 12 के आसपास डेली क्लास मिल जाएगी। इवनिंग में नहीं हो पाएगा काम, आजकल कुछ बच्चे डाउट्स पूछने आते हैं शाम के समय, दोपहर हो रही है, इस वजह से गर्मी हो रही है, तो क्लासेस आपको आज की भी कल ही मिलेगी, इस टाइम ही मिलेगी। और जो क्लास कल रह गई थी आपकी क्लास में बेटा, वो आपकी सैटरडे में करा दी जाएगी। तो टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है, ध्यान रहे। दोबारा से, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। सही है, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपना काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है। तो जहां पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा रहा लेफ्ट टू राइट, वहां साइज घट गया, और ऊपर से नीचे अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए साइज इंक्रीज हो गया। अगली क्लास में इसकी एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे
कटायन एनायन के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़िए, एनसीईआरटी से भी आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। दोबारा से न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है। तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ वहां साइज घट गया, जहां अट्रैक्शन नहीं बढ़ पाया वहां साइज इंक्रीज हो गया। इसीलिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। कटायंस में क्या होता है, एनायंस में क्या होता है, क्या एक्सेप्शन है, सारी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट काम है, बिल्कुल ध्यान से। कोई डाउट आए तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।